गोवा को अक्सर हम खूबसूरत बीचेस के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, लेकिन अपने लास्ट गोवा ट्रिप में वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया क्रॉस करते समय हमने ये रियलाइज किया कि गोवा का ये हिस्सा भी एज अ ट्रैवलर उतनी ही अटेंशन डिजर्व करता है। नेचर की खूबसूरती के साथ साथ ये जगह और भी बहुत कुछ ऑफर करती है, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री और गोवा के कल्चर से जुड़ी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का एक एक्सपीरियंस भी। तो बस इन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखकर इस बार गोवा की बीचेस से पहले यहाँ के वेस्टर्न घाट्स के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट के साथ हमने शुरुआत करी गोवा के अपने इस रोड ट्रिप की। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। वी आर ऑल सेट। टाइम अभी 8:45 हो चुके हैं और नागपुर हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी सबसे पहले प्लान है नागपुर एयरपोर्ट जाने का, वहां से मेरे दोस्त बवी को रिसीव करना है, फिर हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। हेलो हेलो, क्या बात है? वेलकम टू नागपुर ब्रो। गोवा भाई फुल एयरपोर्ट से निकले हुए अभी हमें ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन अभी हमें चढ़ना है समृद्धि महामार्ग और वहाँ पे खाने के ऑप्शंस का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, तो इसीलिए अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। सुबह की पेट पूजा करने के बाद एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड पे क्रूज करते और आपस में ढेर सारी बातें करते हुए हमारा समृद्धि मार्ग का 4 से 5 घंटे का सफर कैसे निकल गया हमें रियलाइज ही नहीं हुआ। दोपहर के बज गए 2:30 और अभी हम थोड़ी देर में समृद्धि मार्ग से एग्जिट करने वाले हैं और लंच का भी टाइम हो गया था, तो इसीलिए अभी हम यहाँ रुके हैं लंच करने के लिए। समय अभी दोपहर के 3:30 बज चुके थे और दुविधा ये थी कि जलना से एक्सप्रेसवे एग्जिट करने के बाद हमारी आज की प्लान डेस्टिनेशन कोल्हापुर तक का सफर अभी भी तकरीबन 550 किलोमीटर बाकी था और एज पर गूगल मैप्स ETA तकरीबन रात के 12:30-1 बजे का था। शाम के बज गए 5:30 और सनसेट अभी हो रहा है और हम लोग रुके हैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए। प्लान तो आज हमने कोल्हापुर रुकने का किया था, लेकिन ETA अभी हमें 12 बजे का दिखा रहा है, तो देखते हैं अगर बॉडी ने साथ दिया तो कोल्हापुर तक जाएंगे, नहीं तो उससे पहले सोलापुर में रुक जाएंगे। दिन तो ढल चुका था, लेकिन शायद रोड ट्रिप की एक्साइटमेंट में हम लोगों की बैटरी अभी भी चार्ज थी, तो डिसाइड ये हुआ कि रास्ते में सिर्फ एक डिनर ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद अगला स्टॉप होगा सीधा कोल्हापुर का होटल। फाइनली कोल्हापुर में हम अपने होटल पहुंच गए और रात के 12:30 हो चुके हैं एंड वील कॉल इट अ नाइट। अ वेरी गुड मॉर्निंग। गोवा ट्रिप के दूसरे दिन की सुबह के बज गए 8। फ्रेश हम उठे हैं, नींद अच्छी आई। अभी करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद करेंगे तैयारी गोवा निकलने की। आज का हमारा सफर 5-6 घंटे का है, तो इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से तैयार होंगे। बहुत ही टेस्टी खाना। मस्ती में थोड़ा लेट हो गया, अभी सुबह के बज गए 11:30 और रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं। एक तो आज हम सुबह होटल से निकलने में लेट थे, ऊपर से ट्रैफिक और रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा आज की डेस्टिनेशन पे पहुंचने का ETA बढ़ता ही चला गया। शाम के 3:45 हो गए हैं, तो हमने लंच नहीं किया था, तो अभी ये एक जगह दिखी है डिसेंट सी, वहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं, बिल्कुल रोड साइड में है। लंच हमारा हो गया है और जिस होटल में हमने खाना खाया, खाना तो टेस्टी था, लेकिन नॉमेनक्लेचर डिशेस का बहुत ही गलत लगा। कोल्ड कॉफी की जगह हमें चॉकलेट मिल्क मिला और चिकन बिरयानी की जगह हमें चिकन करी और राइस मिक्स करके दे दिया। गोवा बॉर्डर लोग एंटर कर रहे हैं, पर्ची कटेगी। गोवा एंटर करते करते शाम के 5 बज चुके थे
और सनसेट होना भी शुरू हो चुका था और यहाँ से हमारे रिजॉर्ट के लिए अभी भी 1 घंटे का सफर बाकी था। मन में मलाल थोड़ा इस बात का था कि अंधेरे के बाद रिजॉर्ट पहुंच के हम आज प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने आज के स्टे एनवी इको फार्म रिजॉर्ट पे। सिक्सटी एकर्स में फैली हुई बहुत ही बढ़िया लश ग्रीन प्रॉपर्टी है। जब तक हम यहाँ पहुंचे सनसेट ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी एक टूर हमने प्रॉपर्टी का ले लिया है। तो अभी हम प्रॉपर्टी की वाइब को थोड़ा सोक इन करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे और कल सुबह कोशिश करेंगे कि जल्दी उठ के प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लोर करें। ये हमारा काजू ये अभी कच्चा है, जो झाड़ में लगता है फ्रूट्स के नीचे लगता है काजू, और बाद में जो वो फ्रूट्स रहता है उसका हम दारू बनाते हैं, जैसा काजू फेड़ी भुरा। अब जैसा पेट्रोल में आग पकड़ता है ना, उसी तरह इसमें आग ब्लास्ट हो रहा है, एकदम से आग पकड़ेगा और उसमें जो ये ऑयल छूट रहा है ना, ये ऑयल में आग पकड़ेगा। वो ऑयल सब जलने के बाद वो हमको अभी डेली करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि अभी कितना टाइम पे हो रहा है वो। फ्रेशली रोस्टेड कैश्यूज खाने के बाद हम लोग डिनर के लिए बैठ गए। हर घर का खाना चिकन बना तो सागुती कोकोनट रहता है, जिसकी बाद में उसको फ्राई करते हैं। उसको फ्राई करने के बाद उसको बाद में मिक्सर में पीसने के बाद उसका ग्रेवी होता है। घर में यही बनेगा। भले ही आज हम प्रॉपर्टी पे देरी से पहुंचे थे, लेकिन फिर भी हमारा आज का यहाँ का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और अभी हम बहुत एक्साइटेड थे कल सुबह के लिए, क्योंकि लेट पहुंचने की वजह से आज जो चीजें हमने मिस करी थी वो हम कल सुबह जल्दी उठ के कंपनसेट करने वाले थे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 7 और पंछियों की चहचहाहट के साथ हमने आज अपनी सुबह शुरू की। बहुत ही बढ़िया मौसम है और हम लोग निकले हुए रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने। एकदम सुकून, शांति वाली फीलिंग। लश ग्रीन खूबसूरत पेड़ों की कैनोपी के नीचे बहता हुआ पानी और उसी पानी में पैर डाल के फ्री फोकट की फिश मसाज मिल जाए तो इंसान को और क्या ही चाहिए जिंदगी से। प्लान तो मेरा भी फिश मसाज लेने का ही था, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए कपड़ों समेत फुल बॉडी स्नान लिखा था। खैर, ऑन अ पॉजिटिव नोट मुझे कोई चोट नहीं आई, पर पॉकेट में रखे हुए मेरे गैजेट्स जरूर भीग गए। अब मन में चिंता तो चल रही थी कि ये गैजेट सूखने के बाद ऑन होंगे कि नहीं, पर ट्रैवलिंग ने सबसे पहली चीज यही तो सिखाई है कि ऐसे छोटे मोटे मसलों को पीछे छोड़कर हमेशा आगे बढ़ो। तो यही सोचकर हमने अपने प्रॉपर्टी का टूर कंटिन्यू किया। एनवी इको फार्म की अगर हम बात करें तो ये जगह एग्रो फॉरेस्ट्री का एक बहुत ही बेमिसाल नमूना है। 60 एकड़ में फैले हुए इस लश ग्रीन इको फार्म के कुछ हिस्से को सस्टेनेबल टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया गया है और बाकी के एग्रो फॉरेस्ट्री वाले हिस्से के गाइडेड टूर के लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, जहां की हम ब्रेकफास्ट करने के बाद जाने वाले थे। ये एरिया जो है हम बटरफ्लाई गार्डन करके डेवलप किया है। इसमें हमें ऐसा पौधा लगाए है जिस पौधे पे पर्टिकुलर बटरफ्लाई अट्रैक्शन पर्टिकुलर प्लांट होस्ट प्लांट है। इसके ऊपर वो बटरफ्लाई जो है ना वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। ए ब्लैक पेपर अभी जनवरी 1st फोर्टनाइट विल स्टार्ट टू हार्वेस्ट। एस्ट्रल गार्डन कहते हैं, बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल साइन। आपको अपना साइन जो मालूम है तो उसके लिए कौन सा पौधा लगाना है
वो साइन के जगह पर हमने लगाया है। ये बरगद का पेड़ है। ये मेरा बर्गर का पेड़ हाँ है। हाँ, वाह। अगर बड़ा पेड़ चाहिए तो उधर है 150 साल का। हाँ, मुझे देखना है। ये थोड़ा गया नहीं, हाँ कटहल कट करते समय गया है। आपको इसको ही रख लो यहाँ पे। ये भाई ना सूर्या गरी देख रहे हो। बट ये जो पेड़ है वो हमको नहीं मिल रहा है, इसके वास्ते हमने अल्टरनेटिव पेड़ लगाया है। मैं वैसे ही बहुत रेयर। तुम बंदर की हरकतें कब छोड़ोगे बे? राइपन एंड फॉलन डाउन, पक के जो नीचे गिरता है वही फ्रूट कलेक्ट करते हैं, सब इकट्ठा करके कैशू सेपरेट करते हैं। कैशू मार्केट में जाता है हाँ जी। और जो फ्रूट्स रहता है वो क्रशर से क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद वो जो जूस आता है वो 4 या 5 दिन फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। ये जो पॉट है इसमें हम 60 लीटर जूस डालते हैं, फर्मेंटेड जूस। बाद में ये सील किया जाता है। ठीक है। ये सील करने के बाद जब भी हम आग जला दीजिए, ये चूल्हा है, इसमें आग जला दी जाती अच्छा, है। अच्छा। जब भी आग जलाते हैं तभी ये जो टैंकी है वो पानी से फुल भरा हुआ रहना मांगता ठीक है, है। जिसके वजह एक कूल रहना मांगता है। बॉईल होने के बाद स्ट्रीम जो आती है इधर कंडेंस होती है ठीक है जी। और वेपर्स जो है इधर कलेक्ट होते हैं। अच्छा। So out of 60 liter we'll get only 20 liter liquor. इसको उर्राक कहते हैं। This is little bit light. It contains 12 to 13% alcohol. उसके बाद हम ये सब निकाल देते हैं। ठीक है। ये वेस्ट जो बाहर उड़ाते हैं, यानी हम बाहर नहीं उड़ाते, हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए मैन्योर। ये 20 लीटर उर्राक और पहले का 20 लीटर 40 लीटर विथ एडिशन ऑफ 20 लीटर फर्मेंटेड जूस। सो अगेन सेम क्वांटिटी, सेम प्रोसेस, अगेन विल गेट हियर 20 liter only, but this is little bit strong. This is funny. This is Feni. In short, single distillation is Orak and double distillation is Feni. सीजन में जब भी आता है ना, फुल प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। सीजन मतलब कौन सा टाइम? मार्च अप्रैल में सुपारी बहुत सारा गिरा हुआ है। ये सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसका जो छिलका है वो निकालते हैं और बाद बाजार में सेल देते हैं। हाँ, ये हमारा सर का घर है। सर जो ओनर। हाँ हाँ, आपको देखना है पुराना घर। हाँ दिखाओ दिखाओ। लेटर स्टोन इसका बना है, रेंट पे देते हैं। अच्छा ये रेंट पे दे रहे हो? हाँ, परसेंटेज बढ़ जाती है जितना ज्यादा देर रखता है। ये क्या जो है, रात को रोस्टिंग किया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, भाई बोलते हैं। काजू तो वैसे उस मामले में बहुत वैल्यू देता होगा। हाँ हाँ हाँ, जूस भी निकालो काजू लग से। काजू का बाहर कुछ नहीं जाते है सर, कुछ नहीं जाता है काजू। हाँ वही। मैं एक पौधा दिखाता हूँ आपको। ये बे लीफ है, तेज पत्ता। इसका जो बार्क रहता है ना वो दालचीनी है। इससे हमें 2 आइटम मिलता है। समय अभी सुबह के 11:30 हो चुके थे और हमारे चेकआउट का टाइम भी हो रहा था। और जाते जाते अगर हम इस प्रॉपर्टी के अपने स्टे को रेट करें तो प्रॉपर्टी की लोकेशन से लेके स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी और जो एक्सपीरियंसेस ये जगह ऑफर करती है, ये सब चीजें हमें बेहद पसंद आई और हम इस प्रॉपर्टी को डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। दोपहर के बज गए 12 और अपने होटल से चेकआउट करके हम लोग निकल पड़े हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल्स की ओर और इसकी सफारी हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर दी थी और ये सफारी स्टार्ट होती है कोलम विलेज से। तकरीबन यहाँ से 15-20 मिनट का समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। भले ही हमने सफारी की बुकिंग तो ऑनलाइन कर रखी थी, लेकिन कोलम पहुंच के पता चला कि यहाँ पे जीप सफारी का अलॉटमेंट सिस्टम तो मैनुअल रजिस्ट्रेशन से ही है। मतलब कुछ देर लाइन में तो लगना ही पड़ा। जीप अलॉट होते ही हम निकल गए एक 10 किलोमीटर लंबी बेहद एडवेंचरस जंगल ट्रेल पे, जो कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच दूध सागर वाटरफॉल तक जाती है। पैंतालीस मिनट का भयंकर ऑफ रोड वाला पैच पार करके हम लोग पहुंच गए हैं दूध सागर वाटरफॉल। अभी यहाँ से 15-20 मिनट का ट्रैक है। बढ़ते हुए पानी के शोर से पता चल रहा था कि वाटरफॉल कहीं नजदीक ही है और थोड़ी ही आगे चलने पे हमें दूध सागर वाटरफॉल की पहली झलक दिखाई दी। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज ह्यूज।
क्योंकि यहाँ के मेन वाटर पूल में तो काफी ज्यादा भीड़ थी, तो हमने थोड़ी ही दूरी पे अपने लिए एक शांत कोना ढूंढा और बहते हुए पानी के पास बैठ गए। 300 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए पानी के शोर से ये एहसास हो रहा था कि नेचर कितनी पावरफुल होती है। और इतने में ही हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि बहुत लोगों के लिए एक बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस होता है, दूधसागर वाटरफॉल के सामने से ट्रेन को गुजरते हुए देखना। एंड ट्रस्ट मी, हमने इसके लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी, और तभी हमें रियलाइज हुआ कि हमारे टूर का 1.5 घंटे का अलॉटेड स्लॉट तो खत्म होने को है। तो हम जल्दी से जीप पार्किंग की तरफ आ गए और फिर शुरू हुई 45 मिनट की हिला देने वाली राइड बैक टू कोलम। अभी तक हमने अपना आज रात का स्टे तो फाइनल नहीं किया था, लेकिन इतना तो डिसाइड हो चुका था कि आज हम साउथ गोवा की किसी बीच पे रुकेंगे। तो कोलम से निकल के जैसे ही हम थोड़ा स्टेबल नेटवर्क वाले जोन में आए, तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमने आज रात का स्टे पलोलम बीच पे बुक कर लिया। आज फिर से जब तक हम अपने होटल पहुंचे तो सनसेट हो चुका था। रूम चेक इन करने के बाद जब हम बीच की ओर गए तो इस बात का एहसास हुआ कि क्यों इस जगह को साउथ गोवा का सबसे लाइवली बीच माना जाता है। थोड़ी देर बीच पे टहलकर यहाँ की हैपनिंग वाइब्स को थोड़ा सोक इन करने के बाद हम सुकून से अपने होटल के बीच शेक पर डिनर के लिए बैठ गए। हम अभी अपने होटल की बीच शेक पे बैठे थे और वहाँ पे हमने बहुत ही लेविश डिनर किया, और अभी हम लोग जा रहे हैं मीठा खाने जर्मन बेकरी। थोड़ी दूर चलने पे रास्ते में हमें एक जगह चाय दिखी, और चाय के सस्ते नशे तो हम तीनों में से कोई मिस नहीं करता। फाइनली टहलते टहलते हम लोग जर्मन बेकरी पहुंच गए, जिसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन तो कुछ अलग ही थी। खैर, खाने की आइटम्स डिसेंट थी। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी और हम वापस अपने होटल पहुंच गए। अभी तक बीच का माहौल भी थोड़ा टोन डाउन हो चुका था, और हमने ठंडी रेत पे बैठ के कुछ देर बातें करी, और इसी तरह गोवा का हमारा आज का दिन क्लोज हुआ।